शुरू करते हैं आगे का टॉपिक सॉलिड स्टेट का। इसके पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा है कि सॉलिड जो है क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन को देखा है। और आज के टॉपिक में हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स को और उनके प्रॉपर्टीज को। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक सॉलिड, दूसरा मेटालिक सॉलिड, तीसरा कोवेलेंट सॉलिड, चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। और फिर मैंने पहले बताया था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 3 तरह के होते हैं: पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आइए आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के डिफरेंट फॉर्म्स और उनके प्रॉपर्टीज को। यहाँ पे प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है और यहाँ पे आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। वन बाय वन हम लोग प्रयास करेंगे इनके प्रॉपर्टीज को समझने का। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब किससे मिलके बना है। आयनिक सॉलिड किनसे मिलके बने हैं? आयनिक सॉलिड जैसे नाम से स्पष्ट है, आयनिक कंपाउंड्स किनसे मिलके बने होते हैं? कैटायन और एनायन से, जिसमें कैटायन जनरली मेटल एटम होते हैं और एनायन जो होते हैं वो नॉन मेटल एटम होते हैं। तो कैटायंस और एनायंस आयनिक सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं। नाउ नेक्स्ट मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? मेटल कैटायन एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स। मेटल कैटायंस मतलब क्या कि मेटल्स के जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाते हैं और इस स्टेट को हम कर्नाल कहते हैं, यानी कर्नाल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट कोवेलेंट सॉलिड, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? नॉन मेटल एटम्स होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाइंडिंग फोर्सेस। अब बात यह है कि अगर कोई भी चीज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उनको एक जगह रखने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए कोई ना कोई हमको बाइंडिंग फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हमने देखा है कि आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सारे सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो संख्या में बहुत अधिक होते हैं और जब इनको एक साथ रखना है तो निश्चित तौर पे हमको किसी न किसी बाइंडिंग फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। तो आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कैटायन और एनायन है, उनको बाइंड अप करके रखने के लिए, उनको एक साथ बाइंड करके रखने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। क्योंकि जैसा कि हम फिजिक्स में जानते हैं कि दो अपोजिट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो कूलम फोर्स कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। तो ठीक वैसे ही कैटायन पॉजिटिवली चार्ज है, एनायन नेगेटिवली चार्ज है, और एज द रूल ऑफ फिजिक्स कैटायन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, यानी कैटायन और एनायन को बाइंड करके रखने वाला जो फोर्स होगा उसको हम यहाँ क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ठीक वैसे ही मेटालिक सॉलिड में भी दो अपोजिट चार्जेस हैं, एक है मेटल कैटायन, दूसरा फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, हम जानते हैं, और मेटल कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ भी कूलम फोर्स डेवलप होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा वो मेटल कैटायन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच होगा। उसका एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग या मेटालिक बॉन्ड। और नेक्स्ट कोवेलेंट सॉलिड, जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल एटम होते हैं। तो इनके बीच नॉन मेटल एटम्स को जो बाइंड अप करके रखने वाला जो फोर्स होगा उसको बोलेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। और ठीक वैसे ही मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनमें जो बाइंडिंग फोर्स होंगे, बाइंड अप करके रखने वाला जो फोर्स होगा वो बहुत ही वीक फोर्स होगा, और उस वीक फोर्स का नाम होगा वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान देंगे वॉल में WAAL वॉल के लिए, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डाइपोल इंटरैक्शन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हार्डनेस। व्हाट अबाउट हार्डनेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अलग अलग तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हार्डनेस को भी हम देख लें। आयनिक सॉलिड का जो हार्डनेस होता है वो हार्ड होता है, आयनिक सॉलिड हार्ड होता है, ठीक है, अच्छी बात है। और नेक्स्ट मेटालिक सॉलिड जो होता है वो भी हार्ड होते हैं लेकिन वेरिएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटालिक सॉलिड जो है आप जानते हैं आयरन का, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब का अलग अलग अपना अपना हार्डनेस होता है, लेकिन ये सब हार्ड ही होंगे।
कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड किसे कहते हैं ये आप देख चुके हैं। इनमें लगने वाला फोर्स क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हार्डनेस की बात करें तो कोवेलेंट सॉलिड जो होगा वो सबसे ज्यादा हार्ड होगा। और नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सबसे सॉफ्ट सॉलिड होता है, वेरी सॉफ्ट, हार्डनेस के मामले में वेरी शॉर्ट होगा। नाउ नेक्स्ट मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेटालिक सॉलिड का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, जबकि कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होगा और मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। बात करते हैं एक और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, कंडक्टिविटीज। कंडक्टिविटी की बात करें तो आयनिक सॉलिड जनरली होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मॉल्टन स्टेट में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। जैसा कि आपने थ्रेडेड फिल्म में देखा होगा, एक डायलॉग था, सॉल्ट वाटर इज ए ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने पढ़ा था, इसमें अप्लाई कर दिया। मतलब NaCl जो है अगर ड्राई स्टेट में है या कोई भी आयनिक सॉलिड यदि ड्राई स्टेट में है तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, लेकिन वही आयनिक कंपाउंड यदि मोल्टन स्टेट में आ जाता है तो वो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। आयनिक सॉलिड जो है मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन ड्राई स्टेट में बैड कंडक्टर होता है। मेटालिक सॉलिड गुड कंडक्टर्स होते हैं। और फिर कोवेलेंट सॉलिड की बात करें तो बैड कंडक्टर्स होते हैं। इसका एक अपवाद है ग्रेफाइट, जितने भी कोवेलेंट सॉलिड हैं सबके सब बैड कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो कि गुड कंडक्टर होता है। ना मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी लो होती है, गुड कंडक्टर होता है लेकिन कंडक्टिविटी लो होती है। और कुछ मॉलिक्यूलर सॉलिड बैड कंडक्टर्स भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, आइए देखते हैं आयनिक सॉलिड का कुछ कॉमन एग्जांपल। जैसे नमक, हम लोग जो सब्जी में खाते हैं टेबल सॉल्ट हमारा NaCl, कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, ये सब हमारा क्या हुआ, आयनिक सॉलिड हुआ। आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड में मेटल Na+ है और नॉन मेटल एनायन के रूप में है Cl-। मेटालिक सॉलिड आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड मेनी मोर। नेक्स्ट कोवेलेंट सॉलिड डायमंड, ग्रेफाइट। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम HCl, CCl4, आइस, ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आपको मालूम होगा, ATC। ठीक है बच्चों, हमने क्या देखा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स को देखा है और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड के अलग अलग प्रॉपर्टीज को देखा है। नाउ अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है बड़ा ही मजेदार और बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ही नया। इससे पहले आप लोगों ने 11th क्लास में से पहले आप लोगों ने कभी भी इन सब टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है। टॉपिक हमारा है क्रिस्टलोग्राफी। क्या होता है ये क्रिस्टलोग्राफी? क्रिस्टलोग्राफी क्रिस्टल से आया है, क्रिस्टल वर्ड से आया है। ग्राफी का मतलब जैसा कि आप जानते ही हैं, जिस वर्ड में ग्राफी मतलब ग्राफी लग जाता है इसका मतलब टू स्टडी। तो ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the in which we study about the crystal is called crystallography। साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम क्रिस्टल्स का स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। सॉलिड क्या है, क्रिस्टल ही तो है। अब इसके आगे जब भी चर्चा करेंगे तो सॉलिड के बारे में, सॉलिड वर्ड कम आएगा, क्रिस्टल की वर्ड का ज़्यादा यूज होगा। तो सॉलिड क्या है, क्रिस्टल है। और साइंस का वो ब्रांच जिसमें सॉलिड यानी कि क्रिस्टल का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। फ्रेंड्स, चूंकि ये टॉपिक आपके लिए नया है इसलिए हो सकता है कि अगर कुछ इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स को यदि आप पहले ही नहीं ना समझें तो आगे आपको परेशानी आ सकती है। इसलिए मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा होगा कि हम बेसिक टर्म्स को पहले ही समझ लें ताकि कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। तो आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्रिस्टलोग्राफिक टर्म्स को पहले ही जान लें। पहला है यूनिट सेल। क्या होता है यूनिट सेल? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी लिविंग सेल बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट इकाई क्या होता है, सेल होता है। किसी भी मकान का सबसे स्मॉलेस्ट इकाई क्या होता है, ब्रिक होता है। ठीक वैसे ही कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी सॉलिड है, तो उसका जो सबसे छोटा इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट इकाई होता है जिसके रिपीटेशन से वो क्रिस्टल बनता है, उसको बोलते हैं यूनिट सेल।
द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। किसी भी क्रिस्टल के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं हम? यूनिट सेल बोलते हैं। ढंग से इसको समझ लेंगे क्योंकि यूनिट सेल इस पूरे चैप्टर में यूनिट सेल कई बार आपके सामने आएगा, इसलिए इसको ढंग से आप समझिए। यूनिट सेल क्या होता है? वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ अपने वर्ड्स को। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो क्या होता है? यूनिट सेल होता है। इस बात को फिर ढंग से समझ लेते हैं। जैसे किसी मकान का सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा यूनिट ईंट होता है, ठीक वैसे ही किसी भी क्रिस्टल का, किसी भी सॉलिड का सबसे छोटा इकाई जो होगा उसको बोलते हैं हम यूनिट सेल। तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि जैसे ब्रिक को हम अरेंज करते हैं 3 डायमेंशन में तो हमको मकान बन जाता है, रूम बन जाता है, तो क्या यूनिट सेल्स को भी अगर हम 3 डायमेंशन में अरेंज करेंगे तो क्या हमें क्रिस्टल मिलेगा? बिल्कुल सही जवाब है। यूनिट सेल को ही जब हम 3 डायमेंशन में अरेंज करेंगे तो हमको क्रिस्टल मिलता है। इसलिए तो कहा गया है कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे यूनिट सेल्स कितने तरह के होते हैं, और ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसको आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। फिलहाल दूसरे टॉपिक्स के बारे में हम चलते हैं। दूसरा टर्म्स है फेस। क्या होता है बच्चों? फेस को पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यूनिट सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये सॉलिड या ये क्रिस्टल, ये 3 डायमेंशनल चीज है, और हमको पढ़ने के लिए क्या है? 2 डायमेंशन बोर्ड है या कोई भी पेज है तो वो भी 2 डायमेंशन है। तो इसको समझने के लिए, इसको एज्यूम करने के लिए हमको 3 डायमेंशनल पिक्चर को अपने दिमाग में फीड करना होगा। और सबसे कॉमन 3 डायमेंशनल पिक्चर क्या है? क्यूब या क्यूबॉइड। क्यूब या क्यूबॉइड। तो यूनिट सेल को समझने के लिए आइए हम अपना फोकस क्यूब पे डालते हैं। जैसा कि ये हमारा एक यूनिट सेल हो गया, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया सा एक क्यूब बना हुआ है, ये हमारा एक यूनिट सेल हो गया। और इसी क्यूब को अगर रिपीटेड अरेंजमेंट कर देंगे, यानी इसके बगल में क्यूब लगा दे, इसके पीछे लगा दे, फिर इसके पीछे लगा दे, फिर इसके ऊपर लगा दे, फिर इसके नीचे लगा दे, इस तरह से रिपीटेड अरेंजमेंट कर दे। जैसे एक रूम के बगल में दूसरा रूम, फिर तीसरा चौथा रूम जब बना देते हैं, बहुत सारे रूम हो जाते हैं, तो उसको मकान कहते हैं। ठीक वैसे ही बहुत सारे यूनिट सेल को यदि हम रिपीटेड अरेंजमेंट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रिस्टल हो जाएगा। ठीक वैसा ही देखने में ऐसा ही रहेगा। देखो ये देख सकते हैं कि क्या है? एक क्यूब है, फिर इस क्यूब के पीछे क्यूब है, फिर इस क्यूब के बगल में क्यूब है, फिर इसके भी पीछे क्यूब है, फिर इसके नीचे क्यूब है, फिर इस क्यूब के पीछे क्यूब है, फिर इधर क्यूब है। मतलब इस तरह से एक आपको समझाने के लिए बनाया गया है कि यदि इसी टाइप की यूनिट सेल को अगर रिपीटेड अरेंजमेंट करते चले जाए हम 3 डायमेंशन में, तो जो हमारे सामने आएगा वो आएगा क्या? क्रिस्टल लैटिस आएगा, जिसको स्पेस लैटिस भी कहते हैं। नाउ अब हम समझने का प्रयास करते हैं फेस। फेस क्या होता है? तो किसी भी यूनिट सेल का या किसी भी क्रिस्टल का जो प्लेन सरफेस होता है उसको हम क्या कहेंगे? फेस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? फेस कहेंगे। बहुत बढ़िया से समझने के लिए आप लूडो में जो डाइस होता है उसके इस्तेमाल से आप बहुत अच्छे से किसी क्यूब और सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी को आप समझ सकते हैं। ऐसे फिगर में आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि फेस क्या होता है। देखो बच्चों, ये जो फेस है, ये जो सरफेस है, प्लेन सरफेस ऑफ क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं? फेस कहते हैं। और आप जानते हैं डाइस में कितना फेस होता है? 6 फेस होता है। ये तो सबको मालूम होगा कि डाइस में कितना फेस होता है? 6 फेस होता है। तो कोई भी क्यूब है, डाइस क्या है? क्यूब ही तो है। तो क्यूब का कितना टोटल फेस होगा? 6 फेस होगा। एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं बाएं और एक आगे पीछे। या फिर एज्यूम करने के लिए किसी रूम को ही आप एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम कीजिए कि आप किसी क्यूबिकल रूम में बैठे हुए हैं। जैसे कि एक रूम है, ये क्यूबिकल रूम है। ऊपर नीचे एक फेस ऊपर हो गया, नीचे फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, इसके बैक साइड वाला अपोजिट फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, इसके अपोजिट वाला ये फेस हो गया। तो ये क्या हो गया? क्यूब हुआ, ये फेस हुआ। फेस किसी भी क्यूब में फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। हमेशा याद रखेंगे, आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जबरदस्त इसका इस्तेमाल होने वाला है। The plane surface of a crystal is called face. Now अब बात करते हैं एज की। एज क्या होता है? तो देखो
दो अपोजिट फेस के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, एज बोलते हैं। सपोज करो जैसे ये दीवार हुआ ना, ये दीवार, ये एक फेस हुआ और ये एक फेस हुआ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होंगे उनको हम बोलेंगे क्या, एज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। ठीक वैसे ही अपोजिट फेस एक ऊपर वाला होगा, एक नीचे वाला होगा। तो ऊपर से नीचे तक का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, अगेन एज कहलाएगा या एज लेंथ कहेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि जो अपर ये फेस और ये फेस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम एज कहेंगे, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, दोनों अपोजिट फेस तो हुआ, ये फेस और ये फेस एक दूसरे से अपोजिट हुआ, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एज कहेंगे या एज लेंथ कहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एज के बारे में। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरफेशियल एंगल्स। बच्चों आप ये जान जाए कि दो इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें हमेशा आपको ढंग से समझ लेना है। पहला एज, ठीक है, या इसको इंटरफेशियल एक्सिस भी कहते हैं, इंटरफेशियल एक्सिस या एज, और दूसरा इंटरफेशियल एंगल। ये दो टर्म्स आपको बहुत ढंग से समझ लेना है, क्योंकि इससे बहुत तरह का आपको कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। तो ना एज तो समझ गया आप, अब इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल क्या होता है, तो दो एडजेसेंट फेस, एडजेसेंट समझते हैं ना, अगल बगल वाला, दो एडजेसेंट फेस के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि ये एक फेस हुआ और एक ये फेस हुआ, दोनों आपस अगल बगल का फेस हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। ठीक वैसे ही एक नीचे वाला ये फेस हुआ और ये फेस हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल हुआ उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरफेशियल एंगल बोलेंगे। देखो एक ये फेस हुआ और एक ये फेस हुआ, दोनों के बीच का एंगल को क्या बोल दिया, गामा कह दिया। एक ये फेस हुआ, एक ये फेस हुआ, दोनों के अगल बगल वाले एंगल फेस को के एंगल को क्या बोल दिया, इंटरफेशियल एंगल कह दिया, ठीक है। तो आइए समझते हैं फिर ढंग से। जैसे हमारा एक एक्स एक्सिस में ये हो गया, ए हो गया, एज हो गया, वाई एक्सिस में बी हो गया और जेड एक्सिस में सी हो गया। अब देखो ए के सामने वाले को हम एंगल को बोलेंगे अल्फा, ठीक है, बी के सामने वाले को बोलेंगे बीटा और सी के सामने वाले एंगल को बोलेंगे गामा, इंटरफेशियल एंगल। आप कहेंगे क्या ये जरूरी है कि मैं ए के सामने वाले को ही अल्फा कहूं, हम बी के सामने वाले को अल्फा कहेंगे, मेरी मर्जी है, तो आप कह सकते हैं। लेकिन क्या है कि जितने भी किताब से लिखे हुए हैं या जो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो वो ये एज्यूम करके आएंगे कि ए के सामने वाला एंगल अल्फा होगा, बी के सामने वाला एंगल बीटा होगा और सी के सामने वाला एंगल गामा होगा। इसलिए ये ज़्यादा अच्छा होगा कि हम भी अपना एजम्पशन वही रखें, यानी कॉमन रखें, जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आएंगे उसी टाइप का एजम्पशन हम लेके चलेंगे, तो फिर हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो याद कर लीजिए, ए के सामने वाला एंगल अल्फा हो जाएगा, बी के सामने वाला बीटा हो जाएगा और सी के सामने वाला गामा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इंटरफेशियल एंगल्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉप पॉइंट है वॉइड्स या इंटरस्टिसेस या होल्स। होल्स कहेंगे तो हर कोई समझ जाएगा, होल्स मतलब छेद, लेकिन वॉइड्स और इंटरस्टिसेस हो सकता है किसी के लिए नया टर्म है। यहाँ पे होल्स का मतलब छेद तो होता ही है, लेकिन होल्स का एक खास मतलब है। तो चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्स का, वॉइड्स का, इंटरस्टिसेस का एक खास मतलब है। क्या मतलब, तो होल्स, वॉइड्स और इंटरस्टिसेस का मतलब ये हुआ कि एम्प्टी स्पेस, क्रिस्टल के एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं होल्स, वॉइड्स या इंटरस्टिसेस। मतलब क्या हुआ कि वो जगह जो एटम, मॉलिक्यूल या आयन से अनऑक्युपाइड है, एटम, मॉलिक्यूल या आयन से अनऑक्युपाइड है। आइए इसको ढंग से समझने के लिए एक फिगर के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, अगर हमको दिया गया कि लड्डू को अरेंज कर दो, ठीक है, लड्डू को मैं अरेंज कर रहा हूँ। लड्डू कितना डिलीशियस होता है, खाने में कितना मजेदार होता है, गणेश भगवान का फेवरेट होता है,
तो उस लड्डू को यदि मैंने अरेंज करने का प्रयास किया तो क्या होगा, अरेंज होगा, लेकिन क्या बॉक्स में हर जगह लड्डू रहेगा? नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे खाली जगह आ गया है, कहीं कहीं पे खाली जगह आ गया है, जहाँ पे कोई भी लड्डू नहीं है, वैकेंट स्पेस है। इसी वैकेंट स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड, इंटरस्टिसेस, होल्स। और इसका एक खास महत्व होता है सॉलिड स्टेट में। मतलब यूं कहें कि किसी सॉलिड में इंटरस्टिसेस जितना कम होगा, जितना कम से कम होगा, वो उतना अच्छा सॉलिड माना जाता है, उतना परफेक्ट क्रिस्टल माना जाता है। और किसी क्रिस्टल में यदि पैकिंग आइटम्स मॉलिक्यूल्स का इस तरह से हुआ है कि उसमें वर्ड्स का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम उतना अच्छा क्रिस्टल नहीं मानते हैं। इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे के टॉपिक में, हम लोग को पढ़ना ही है तो वहाँ उसकी चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल जो सम इम्पोर्टेंस क्रिस्टलोग्राफिक टर्म्स था उसमें हम लोगों ने देखा, यूनिट सेल को देखा, फेज को देखा, एज को देखा, इंटरफेसियल एंगल्स को देखा और वाइड इंटरस्टिसेस को देखा। और एक चीज़ और बच गया, कुछ 2 पॉइंट्स और बच गए हैं, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यूनिट सेल्स को अगर रेगुलरली अरेंज करेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में तो हमको मिलेगा क्या, क्रिस्टल मिलेगा, यानी क्रिस्टल लैटिस मिलेगा या स्पेस लैटिस मिलेगा। तो रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। मैंने हर चीज आपको लिख दिया है बोर्ड पे, इसलिए लिखा है यदि आप सुनने में थोड़ा फास्ट मैं बोल रहा हूँ, सुनने में यदि आप नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके और जूम करके आप चाहें तो एक बढ़िया सा नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में रिवीजन करने में सहायक होगा। यही सोच के मैंने एकदम हर एक पॉइंट को मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दिया हूँ। ऐसे मैं हर एक टॉपिक को 3 से 4 बार तो बोलता ही हूँ, अगर ध्यान से कोई सुनेगा तो आपको टॉपिक क्लास में ही याद हो जाएंगे। और ऐसे रेफरेंस के लिए आपकी हेल्प के लिए तो टेक्स्ट बुक है, फिर भी आपकी सुविधाओं का खास ख्याल रखा है मैंने। हर एक छोटी से छोटी बातों को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आप वीडियो में जाएंगे, जूम करके जब देखेंगे तो हर चीज आपको क्लियर हो जाएगा। Now crystal lattice, space lattice मैंने तुरंत बताया, repeated arrangement of unit cells in 3 dimension is called crystal lattice और space lattice। जब हम यूनिट सेल्स को 3 डायमेंशन रिपीटेडली अरेंज करना शुरू करते हैं तो बनने वाला जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है उसी को तो बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक छोटा सा यूनिट सेल है और इसी यूनिट सेल को जो हम अरेंज करते चले जाएंगे तो इस टाइप का क्रिस्टल हैबिटेट बनेगा, क्रिस्टल लैटिस बनेगा, जिसको हम फिर आगे देखेंगे। पूरे चैप्टर्स में भी लंबा यात्रा हम लोग को ट्रेवल करना है, बहुत बार आएगा यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस, हम लोग आगे भी देखते चले जाएंगे। फिलहाल हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़े। पहले भी मैंने कहा है ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये चैप्टर इमेजिनरी चैप्टर है। आप जितना ज़्यादा कल्पना करने की क्षमता डेवलप करेंगे उतना अच्छा से समझ में आएगा। और यदि कोई चाहे स्टूडेंट के लिए ब्लड स्केल समझ लें तो ये असंभव है कि चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप हर एक बात को समझने का प्रयास कीजिए और हो सके तो अपने पास एक डाइस रखिए, कुछ छोटे छोटे बॉल्स रखिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। इस पूरे चैप्टर में जहाँ कहीं स्फीयर आ जाए, बॉल आ जाए, जैसे कि यहाँ स्फीयर आया, बॉल आया है, तो उसका मतलब केवल आप केवल इतना ही लगाएंगे, या तो वो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या फिर आयंस होंगे। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लैटिस पॉइंट क्या होता है? लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट वो प्लेस, वो पॉइंट जहाँ पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस क्रिस्टल के पाए जाते हैं। वो पॉइंट या पोजीशन जहाँ पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन पाए जाते हैं उनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। द पॉइंट वेयर एटम और मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो किसी क्यूब में लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है? तो लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे हो सकता है। जैसे कि देखिए किसी भी क्यूब में कितने कॉर्नर होंगे? टोटल 8 कॉर्नर होंगे। आप रूम में ही देख लीजिए, एक वो कॉर्नर हो जाएगा, कोई भी इसमें ही देख लो 4 कॉर्नर हो जाएगा, ये 8 कॉर्नर हो जाएगा। सॉरी 4 कॉर्नर ऊपर, 4 कॉर्नर नीचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर, 8 कॉर्नर, टोटल 8 कॉर्नर्स। तो कॉर्नर लैटिस पॉइंट कितना हो गया किसी भी यूनिट सेल में यानी क्यूब में?
8 फेस सेंटर दैट इज पॉइंट। फेस सेंटर समझ रहे हो, फेस का सेंटर, फेस के सेंटर को बोलते हैं फेस सेंटर। जैसे मान लो ये फेस है, ठीक है, तो इसको यहाँ से इंटरसेक्ट मिला है यहाँ, फिर इसको यहाँ से यहाँ मिला है, वहीं पे जो इंटरसेक्ट करेगा, तो जहाँ इंटरसेक्ट किया वही फेस सेंटर हो गया। तो ये दो फेस डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर दे वो हमारा फेस सेंटर हो जाएगा। तो टोटल फेस हमारा 6 है, तो फेस सेंटर भी कितना होगा, 6 होगा। अब नेक्स्ट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब क्या हो गया कि बॉडी डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में दिखाया गया आपको पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। नाउ इन द फेस सेंटर क्या होता है, कोई भी दो अपोजिट फेस, कोई भी दो अपोजिट फेस, ये पार्टिकल ऊपर है तो नीचे, दाएं है तो बाएं, आगे है तो पीछे, दो अपोजिट फोर्स में जब पार्टिकल फेस के सेंटर में जब पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे इन फेस सेंटर, दैट इज पॉइंट। ठीक है, तो अभी की क्लासेस में हमने देखा है क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और उसके प्रॉपर्टीज को देखा है, और मोर इम्पोर्टेंट क्रिस्टलोग्राफी और उसके इम्पोर्टेंट टर्म्स को देखा है। आगे जो पॉइंट्स पे हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे, यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं और उसके आधार पे हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्रिस्टल्स को देखेंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत ही जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, किसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।